तो हम लोग बात करते हैं जी क्विकली कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स हैं जो हम लोग डाटा के अंदर से फाइंड आउट करते हैं, और उनकी जो 3 मेजर किस्में हैं। वैसे तो बहुत सारी एग्जाम है और भी बहुत सारे डाटा के अंदर डाटा के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने पढ़नी है मेजर और सेंट्रल टेंडेंसीज के डाटा का सेंटर कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी वैल्यूज की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है, और ये हम कैसे कह सकते हैं कि अच्छा यार चलें कुछ कम है कुछ ज्यादा है, तो बीच वाली जो अमाउंट है, जो इतदाल का रास्ता है, वो क्या है, हम उसे सेंट्रल टेंडेंसीज कहते हैं, राइट। इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं डाटा के अंदर से, विच इज सेकंड टाइप ऑफ मेजरमेंट, दैट इज डिस्पर्शन। कि चले हम लोगों को पता तो चल गया कि डाटा के सेंटर में क्या है, लेकिन वो कितना फैला हुआ है, ऊपर आगे फैला हुआ है कि नीचे फैला हुआ है, ठीक है ना, यानी कि इस तरफ को डाटा ज्यादा है, इस तरफ को डाटा ज्यादा, अगर हम उसका ग्राफ बना रहे हैं तो डाटा के अंदर झुकाव और मिलान किस तरफ है, ये चीज हमें स्क्यूनेस से पता चलती है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के डाटा के एट्रीब्यूट्स जो है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। इन तीनों को डेफिनेटली आपको अंदाजा होगा इसका, तो हम लोग जो है ना वो बस अब क्विकली इनको एक एक दफा करके देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो आता है दैट इज एवरेजेस, जिसे हम वैल्यू बेस्ड एवरेज भी कहते हैं, वैल्यू बेस्ड मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कहते हैं। तो ये जो एवरेज है, जिनको हम मीन भी कहते हैं, ये जो है ना ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है जी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है। जो एक्स बार होता है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मीन। एवरेज अगर आपने प्रेजेंट करनी हो तो उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन के नीचे आप कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पे यहाँ ए लिख देते हैं, या अगर कहीं पे एक्स बार लिखा हो या एक्स बार ए लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि अर्थमेटिक फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर एक्स बार जी लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर एक्स बार एच लिखा हो तो हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। अच्छा, इसके अलावा एन जो है, स्मॉल एन, ये होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, जिन नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ग्रुप अनग्रुप डाटा के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, उस हर ऑब्जर्वेशन को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करना हो तो आप एक्स और उसके सब में 1 लिख देते हैं। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन, इससे मुराद ये है कि आप पहली ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। x2 का मतलब ये है कि आप सेकंड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। x3 का मतलब ये है कि आप थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशंस के बारे में रिप्रेजेंट करते चले जाते हैं। xn का मतलब होता है कि लास्ट ऑब्जर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जितना नंबर ऑफ वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव n इज इक्वल टू 5, तो xn विल बी इक्वल टू x5, यानी कि 5, राइट। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है ना ये नंबर्स को देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट या जो सबसे मजे की चीज है, समझना जरूरी है, वो है समेशन का साइन। समेशन के साइन का मतलब होता है कि समेशन के आगे जो कुछ लिखा हुआ है, हर ऑब्जर्वेशन के लिए पहले वो कैलकुलेशन होगी, यानी कि समेशन एफ एक्स इज रिटन, इट मीन्स के फॉर एवरी एफ, उसको हर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और आंसर लिख लिया जाएगा, और उसके बाद उसको सम किया जाएगा एंड पे जाके। तो हर एफ हर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद उसका जो वैल्यू है वो ऐड होगी। डेफिनेटली ये बेसिक चीजें ही आपको पता है, इसलिए शायद हम इनके इतने फॉर्मूलाज तो नहीं कर रहे होंगे। तो ग्रुप डाटा के केस में एक्स बार अर्थमेटिक मीन समीशन एक्स ओवर एन, ज्योमेट्रिक मीन एन स्क्वायर nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज होता है, और हार्मोनिक मीन के केस में एन ओवर समीशन 1 ओवर एक्स होता है, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे जब आपके पास ग्रुप डाटा आ जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है और एक्स, ग्रुप डाटा में एक्स से मुराद ही होती है कि मिड पॉइंट की आप बात करें ग्रुप डाटा के अंदर, तो मिड पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि एफ को एफ से काट दें। क्यों? क्योंकि दैट इज एक्चुअली एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और फिर उसके बाद तमाम वैल्यूज को सम किया गया है। तो इसलिए कुछ बच्चों को मैंने देखा कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ना एक्स एफ को काट देते हैं एफ से, कहते हैं समीशन एक्स डिवाइडेड बाय समीशन। तो ऐसे नहीं करना। इसी तरीके से अगर
आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ और उसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा ग्रुप डाटा का, और ये आपके पास वैल्यूज यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते हैं। पहली चीज तो ये है कि जनाब अर्थमेटिक मीन कहाँ पे फाइंड आउट करना चाहिए, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन जो है वो कहाँ कहाँ पे फाइंड आउट करना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ आंसर दें। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जर्वेशन यानी कि x1 x2 x3 जीरो है, ठीक है जी, या माइनस में है, तो फिर आपको चाहिए कि आप अर्थमेटिक मीन को ही फाइंड आउट करें, आप ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन की तरफ ना जाएं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इफ यू हैव एनी ऑब्जर्वेशन विच इज नेगेटिव तो ज्योमेट्रिक मीन तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि अगर एक ऑब्जर्वेशन नेगेटिव होगी, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। ये बात हमने आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। ठीक है जी, तो दिस इज नंबर वन थिंग कि जब आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, आप अर्थमेटिक मीन की तरफ जाएं जो कि आपको वैल्यू बेस्ड एवरेजेस दे रहा होगा। दूसरी चीज ये है कि इफ यू हैव ऑलरेडी एवरेजेस, अगर आपके पास एवरेजेस हैं तो एवरेजेस की दोबारा एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सम रेट्स के जी पहले साल का रेट 10% है, दूसरे का 20% है, तीसरे का 25% है, और आप उनकी एक एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप उस केस में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, इफ यू हैव सम रेट्स और एवरेजेस तो फिर आपको चाहिए कि आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें, आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट ना करें, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पीड दे दी जाती है गाड़ियों की, तो जब आपको गाड़ियों की स्पीड दे दी जाए तो वो जो स्पीड होती है वो ऑलरेडी एक रेट होता है, तो रेट की एवरेजेस के केस में आपको फिर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, ना कि अर्थमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो होता है ये इनवर्स कैलकुलेशंस जो मतलब इसमें देखिए ना, 1/x 1 ओवर एवरी ऑब्जर्वेशन है, हर ऑब्जर्वेशन को 1 पे डिवाइड करेंगे फिर n ओवर वो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि जो बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं उनको अगर हमने उनका मीन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की बजाय हार्मोनिक मीन को इस्तेमाल कर लेते हैं, या अर्थमेटिक मीन की बजाय हार्मोनिक मीन को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना जी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स, ठीक है जी, तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं इन किलोमीटर्स, तो इस केस में हार्मोनिक मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थमेटिक मीन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, तो एक चीज तो ये हम लोगों ने बात की कि ऑन एवरेज हमें जो असल में जो रेट एवरेज का यूज करना चाहिए वो अर्थमेटिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कहाँ कहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए, हमने कहा कि जी नेगेटिव वैल्यूज के केस में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज हम लोगों ने ये की कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एवरेजेस के केस में, एवरेज की एवरेज फाइंड आउट करने के केस में, रेट्स की एवरेजेस फाइंड आउट करने के केस में, या स्पीड्स की एवरेजेस फाइंड आउट करने के केस में हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं। और हार्मोनिक मीन का फार्मूला ज्यादातर वहां पे यूज होता है जहां पे वेरी बिग और वेरी स्मॉल वैल्यूज जो है ना वो यूज हो रही होती हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो हार्मोनिक मीन नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज जो हम लोग बात करते हैं कि अगर सेम डाटा सेट हो तो उनमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशनशिप होगा। इफ यू हैव सेम डाटा सेट, ठीक है जी, आपके पास सेम डाटा सेट से मुराद है कि कुछ वैल्यूज हैं 1 3 5 9 7 15 17 कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन है, आप उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, आप उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे और आप उसका हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे, तो उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जनाब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में से अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे थोड़ा सा छोटा और हार्मोनिक मीन उससे भी थोड़ा सा छोटा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सेम वैल्यूज हो, अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा और हार्मोनिक मीन उससे छोटा आएगा। हाँ, इसमें एक और चीज है कि जनाब अगर आपके पास सारी वैल्यूज बिल्कुल सेम हो, यानी कि एक ऐसा डाटा सेट हो तो कि जिसमें जनाब तमाम वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 4 4 4 4 4 4 इस तरह से आपके पास ऑब्जर्वेशन आ रही है, जब कोई वेरिएबिलिटी नहीं ना होगी डाटा में कोई चेंज नहीं आ रहा,
चार 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 वैल्यूज हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन भी 4 होगा, हार्मोनिक मीन भी 4 होगा और ज्योमेट्रिक मीन भी 4 ही होगा। ठीक है जी। तो इस तरह के डाटा सेट में जिसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये तीनों सेम होते हैं। अदरवाइज अर्थमेटिक मीन बड़ा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा और हार्मोनिक मीन जो है वो उससे भी छोटा होता है। ठीक है जनाब।